नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमारे साथ हैं हमारे साथी विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मुकेश सहनी एक सामान्य मछुआरा परिवार से आज राजनीति के शिखर पे तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन राजनीति में पांव जमा चुके मुकेश सहनी की बात करने वाला हूं। 81 में पैदा हुए थे, 1981 में 34 साल की उम्र में एक तरह से लगभग मजदूरी जैसा काम करते हुए मुंबई में, फिर आगे जाकर सेट डिजाइनर होते हैं और 2014 में बीजेपी के रास्ते से बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हैं। यानी जब वो पहले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी उन्होंने बनाई, बीआईपी। उनका क्लेम है 14%, बिहार की 14% आबादी की रहनुमाई का क्लेम है। 14% मतलब पूरा मत्स्य समुदाय, जिसमें कई सारी जातियां आती हैं, उपजातियां आती हैं, उन सब की दावेदारी उनकी दावेदारी है। उनकी जो अपनी जाति है, मछुआरा जाति से आते हैं, उसकी जाति सर्वे के अनुसार उसकी संख्या 2.60% है। लेकिन एक जो कोई भी राजनेता जब आगे बढ़ता है तो एक बड़ा राजनीतिक फलसफा लेकर चलता है, तो मुकेश सहनी भी एक बड़ा राजनीतिक फलसफा लेकर चलते हैं। लेकिन जितना बड़ा राजनीतिक फलसफा है उनका, उतना ही शॉर्ट टर्म उनकी राजनीति के पड़ाव होते हैं, शॉर्ट टर्म के राजनीति के पड़ाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने शुरुआत की, अपनी पार्टी बनाई, फिर महागठबंधन की ओर आए। महागठबंधन से फिर से वो बीच महागठबंधन को ऐसे मझधार में वो छोड़ गए 2020 में, जब तेजस्वी जी का एकदम से लगभग तय था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और फिर से उसका उनको प्रसाद भी मिलता है। 2020 से 2022 तक मुकेश सहनी मंत्री रहते हैं। पशुपालन मंत्रालय उनकी तरफ होता है और मत्स्य विभाग भी उनकी तरफ होता है, पशुपालन और मत्स्य विभाग कहलाता है। तो वो सब उनके हिस्से हासिल होता है, लेकिन फिर से वो महागठबंधन के दरवाजे पर दस्तक दे चुके और आजकल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में हैं। इसलिए मैंने कहा कि जितना बड़ा उनका राजनीतिक फलसफा है, होना भी चाहिए। यदि तमाम मत्स्य समाज के लोगों को साथ जोड़ने की बात है, उनके वोट पे दावेदारी है, तो किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ी बात होती है। ऐसे इस तरह से ही गोलबंदी की जाती है राजनीतिक। लेकिन उनके शॉर्ट टर्म पड़ावों का क्या, और राजनीति से उल्टे बयार में वो क्यों चले जाते? 2015 में सामान्य से सामान्य लोगों की राय यह थी कि जब नीतीश जी और लालू जी एक साथ आए, मुझे अपने लेख सारे याद आते हैं उस वक्त के, तो एकदम से बवंडर होगा, तूफान आएगा महागठबंधन की तरफ, ये हम सब कहा करते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मीडिया नहीं कहती थी, तो तब भी उन्होंने अपना पतवार जो धारा थी उसके खिलाफ खोला। 2020 में तेजस्वी यादव उफान पर थे, हालांकि वो उफान थम गया, संभव नहीं हो पाया था, तब भी तेजस्वी को बीच मझधार में छोड़ गए। तो ये सब है, लेकिन बहुत स्पष्ट राजनीति के प्रति उनकी स्पष्टता भी है। कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ समझते हैं पहले मुकेश सहनी को, फिर आगे बात करेंगे कि मुकेश सहनी को इतना अविश्वसनीय किसने बनाया, क्या खुद उन्होंने या बीजेपी के तंत्र ने? आज वो पूरे शिद्दत के साथ कंधे से कंधा मिला करके राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं, तब भी रोज खबरें प्लांट होती हैं, अच्छे अच्छे अखबारों में खबरें प्लांट होती हैं, वीडियोज में खबरें, चैनलों में खबरें प्लांट होती हैं कि मुकेश सहनी कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। उसका आधार भी क्या उन्होंने दिया है? आइए सबसे पहले वैचारिक सुदृढ़ता कितनी है मुकेश जी की, वो इस वीडियो से समझते हैं। हम खुद संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं तो नेचुरल मेरा क्या है, हमें ये एहसास है कि हमारे बाप दादा पुरखों के को चप्पल पहन के लोग नहीं जाने देते थे, उनके हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते थे। तो हमें तो पता है कि हमारी विचारधारा क्या है।
हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राज करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जीने के लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के रहे समाज में, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं और एक बहुत स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं, तो हमने इसलिए दिखाया। ये उनके ही ट्विटर, उनके एक्स से हमने उसको उठाया है। और इसके अलावा अब आप देखिए राहुल जी के साथ क्या कर रहे हैं। ये मखाना का पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ, ये हम वीडियो इसमें इसलिए नहीं चला रहे हैं कि लगता है स्वदेश का गाना इसमें लगा है। स्वदेश के भी डिजाइनर थे शायद ये मुकेश। तो ये इसलिए हम इसको अभी चला नहीं, बस दिखा रहा हूं। बड़ी अच्छी ट्यूनिंग दिखाई पड़ी है पूरी यात्रा में। तो ये मखाना बनाना, हालांकि इस पर चुटकी भी ली जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी मीम चला रहे हैं कि हमारा शहर से जब चचेरा भाई कोई आता है, कजन आता है, तो हम जब बताते हैं कैसे उसको गांव के बारे में और उत्पादन के बारे में, तो वैसा ये मजा। लेकिन देखिए क्या ट्यूनिंग है। राहुल गांधी मुकेश सहनी के कंधे पे एकदम से मित्रवत उनको पुश कर रहे हैं। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब कुछ है। इसके बावजूद रोज खबरें चल रही है कि मुकेश सहनी इधर से उधर हो सकते हैं। जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति धर्म के लोगों का अधिकार के लिए हम लोग रोड पे निकले हैं साथियों। ये वोट जो है वो आपके सबसे बड़ी ताकत है साथियों। इस लोकतंत्र में ये वोट ही जो है वो आपको मालिक बनाता है। जनता जो होता है वो मालिक होता है साथियों। और आज एक साजिश के तहत भाजपा और आरएसएस और चुनाव आयोग के द्वारा ये आपका ताकत जो है वो छीनना चाह रहा है साथियों। आप कल्पना कीजिए कि अगर ताकत अगर आपसे छिन जाए तो कौन नेता आपके बारे में कुछ सोचेगा। इसलिए साथियों ये वोट का ताकत आप अपना बरकरार रखिए। इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग हम लोगों का वोट चोरी कर कर सत्ता में बैठे हैं साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है साथियों। देखिए ये एक बेहद स्पष्ट लाइन, अपनी गरीब पृष्ठभूमि की बात करते हैं और अपने संघर्षों की बात करते हैं। बड़ा फलसफा, राजनीतिक फलसफा दे रहे हैं कि पूरा मछुआरा समाज 14% को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। इससे इनकी राजनीतिक दावेदारी भी बढ़ती है। ये सब है इनके साथ, इसके बावजूद विश्वसनीयता की कमी है। वजह ये है। ये वो तस्वीर है जब मुकेश सहनी चले आते हैं बीच महागठबंधन की जो बैठक थी, बीच बैठक को छोड़ करके चले आते हैं उस वक्त की। और उसके बाद से ही चस्पा हो जाता है कि कभी भी मुकेश सहनी, आज भी ये चलाया जा रहा है कि महागठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया इनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू होती है, कैसे शिफ्ट होती है, कैसे फिर शिफ्ट होती है, कैसे फिर शिफ्ट होती है। तो ये सब है। लेकिन मुझे कई बार लगता है, जो अब विनय जी बताएंगे बहुत कायदे से, काशीराम जी का सिद्धांत बता रहे थे, तो वो है इस राजनीति में संभावनाओं के भीतर ही खेलना होता है। फलसफे बड़े हैं। बहुत कम राजनेताओं के पीछे मैं बाबा साहब की तस्वीर देखता हूं। तो ये वीवीआईपी मुकेश सहनी ये भी करते हैं। पैसे हैं इनके पास, कहा जाता है कि मुंबई से ठीक ठाक अच्छा पैसा ये होल्ड किया है। एक जाति आकांक्षा, एक समूह आकांक्षा है इनके पास। फिर भी अति पिछड़ा समाज जो है इनके पीछे गोलबंद होता नहीं है, तब भी ये 14% की दावेदारी करने की कोशिश करते हैं। अति पिछड़ा समाज का एक अलग ही संकट है, उस पर भी कभी बात की जाएगी। लेकिन ये है विनय जी, इसके पहले कि आप टिप्पणी करें, ये वाला फिर से ये बनता है, हम लोग जरूर पे नौकरी करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं तो नेचुरल मेरा क्या है, हमें ये एहसास है कि हमारे बाप दादा पुरखों के को चप्पल पहन के लोग नहीं जाने देते थे, उनके हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते थे। तो हमें तो पता है कि हमारी विचारधारा क्या है।
हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राज करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जीने के लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के रहे समाज में, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हक और सम्मान की है। विनय जी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, आमतौर पे दलित समुदाय से जो नेता आते हैं उनको जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या होती है कल्चरल कैपिटल की। ठीक है, जो सत्ताधारी प्रभु वर्ग होता है और उसकी जो मेन जो कल्चरल कैपिटल होता है, या जिन चीजों से आपकी नेतृत्व की क्षमता या शासक के रूप में आपको जाना जाता है, वो आपके पास लैक करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शुरू के दौर में जितने भी बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने अपने आप, उनकी जो दावेदारी इसलिए मजबूत थी कि उनके पास वो कल्चरल कैपिटल था। वो बड़े जगहों से पढ़ करके आए थे, भाषा में, वेशभूषा में उनकी मजबूती थी, है ना। तो उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो रूलिंग क्लास में एक ढंग से आसान थी। आप काशीराम जी को भी देखिएगा तो उनके पास भी एक जो ठोस पहचान या लॉन्चिंग पैड उनके पास में थी, वो उनके पास साइंटिस्ट का वो एक था। उसके बाद जो चीजें जो ऐड ऑन करती है, वो चीजें ऐड ऑन करती है संघर्ष। आपने सोशल मूवमेंट कितना चलाया, और उसके साथ एक और चीज है एग्रेशन। एग्रेशन। अब मुकेश साहनी को आप देखेंगे तो मुकेश साहनी में जो चीजें लैक करती है वो चीजें लैक करती है। इसी वजह से जो दलित समुदाय है, जो शासन में शीर्ष पे बैठा है, उनमें इनकी जो एक्सेप्टेंस है बन रही है और इन पे हमला भी हो रहा है। देखिए, इस तरह की जो राजनीतिक रणनीति जो है दोनों की है। आप मुकेश साहनी की भी देख लीजिए और आप ओवैसी जी को भी देखिए, लेकिन ओवैसी पर हमले कम होते हैं, मुकेश साहनी ज्यादा हमले होते। बयान भले जितने भी आ जाए, पर मुकेश साहनी को ज्यादा अविश्वसनीय माना जाता है। ओवैसी को जो है उसकी राह एक जो है सीधी लकीर है, वो उनकी रणनीति जो ज्यादा जो इकोनॉमिस्ट जो चीजों को डिफाइन करते हैं गरीबी में, तो उसमें एक ये भी जाती है कि जो हियर एंड नाउ में सोचता है, मतलब यानी उसकी सोच का दायरा या उसकी जो रणनीति का दायरा जो होता है वो बड़ा सिमटा होता है, और चूंकि उसके विकल्प सीमित है, तो इसीलिए लगातार उनको नई स्थितियों, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे आप क्रिकेट से अगर एनालॉजी को लेंगे कि जब स्टिप टास्क रहता है तो आप ये नहीं सोचते कि 50 ओवर में आपको क्या करना है, फिर आप सोचते हैं कि 5 ओवर में ये टारगेट हमको अचीव करना है, फिर उसके बाद अगले 5 ओवर में हमको करना है। कई बार आप ये सोचते हैं कि हम मैच जीते ना जीते, हमको क्वालिफाई करने के लिए रन रेट मेंटेन करना है। उसी तरह आप इसको आप राजनीति में भी ला करके देख सकते हैं के लिए, क्योंकि इस तरह का उनके पास में ये लैकिंग थी कल्चर। वो चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, वो काशीराम नहीं थे, वो अंबेडकर नहीं थे। ठीक, उनका एक सपना बड़ा था, उनके पास कुछ संसाधन थे, वो आए। अब यहाँ पर उनको निश्चित तौर पर जो है वो एक ऐसे राजनीतिक पार्टी की जरूरत थी जिसके पास पहले से सत्ता थी और वो उनको अप्रूव करे। और बीजेपी को इसमें एक सोशल इंजीनियरिंग या उनकी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बीजेपी काफी पहले से मछुआरा समुदायों पर काम करती रही। देखिए, जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनके पास आप देखिएगा कि उनके पास में इकोनॉमिक कैपिटल की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी उनकी कल्चरल कैपिटल और एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखेंगे चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे इधर हो, पूरे उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जहां जहां नदियां हैं और नदियों के जो जल संसाधन है, चाहे वो पहले ट्रांसपोर्ट का मीडियम जो बोट्स हैं या मछलियां हैं, तो इनसे उनके पास में जो है वो इकोनॉमिक, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बुरी नहीं है। उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अलग ढंग से, अलग तरह का है, जिसकी जो है साख या उतनी पहचान जो है
और आपको नहीं दिखती है। ये जो है वो बाकी जगहों में अलग अलग हिसाब से कल्चरल मोबिलिटी होगी। देखिए, आप दक्षिण में भी देखेंगे, दक्षिण की दो प्रमुख पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके, है ना। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तत्कालीन राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बगैर विचारधारा पे गौर किए हुए जो भी सत्ता में रहा है उसके साथ गठबंधन की। ये डीएमके के साथ भी उतनी लागू है और एआईडीएमके के साथ। के ऊपर कोई इस तरह की उंगली नहीं उठाता है या इस तरह की डिसीजन नहीं करता है। मुकेश सहनी पे आक्रमण करना आसान है और बीजेपी जो है वो करती है। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि लोकल पता है, हम कहाँ है, हमारा नेचुरल एलाय कौन है और हमारा रास्ता कैसे हो। देखिए, जो फिजिक्स में कहते हैं ना कि गति और वेग दोनों अलग अलग चीजें। सिर्फ आपको स्पीड से मामला नहीं बनेगा, आपको जो डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मुकेश सहनी के साथ ये है कि उनको डायरेक्शन लेकिन पता एक है। बात बताइए, इसके पहले कि मुकेश सहनी पर और आए, आपने जब छेड़ी दिया है, तो मछुआरा जाति का कोई या इस पूरे मत्स्य समाज का कोई बड़ा कल्चरल आइकॉन, जैसे आप यदि जैसे मुसहर जाति का आप खोजने जाएंगे तो वहां है, दुसाधों का अपना है कल्चरल आइकॉन, चमारों का अपना कल्चरल पॉलिटिकल आइकॉन तमाम तरह से वहां तो भरा पड़ा है, तो वो है। लेकिन मछुआरा जाति का कोई कल्चर, एक दूसरा मुझे सब दिखाई पड़ता है जो अभी एक खास किस्म की आक्रामकता, इसके 14% में एक बड़े जाति समूह के बीच में, और एक निर्गुण भाव भी नदियों के किनारे होने से एक निस्सारता का भाव भी इस समाज के पास होता होगा क्या? बहुत शॉर्ट में बोलिए, उसके बाद इस पर इनके मुकेश जी के ये चीज तो ये जानिए कि जो मछुआरा समुदाय है वो उनकी जो जीवन की परिस्थितियां जो उनकी है, तो उस हिसाब से उनमें आक्रामकता तो होगी, है ना। संसाधन भी उनके पास में है, लेकिन उनका अटैचमेंट टू ए लोकलिटी जो है उसका भाव थोड़ा कम होगा, है ना। तो इसीलिए उनकी जो राजनीति में जो है उनका अलग ढंग का अलाइनमेंट और अलग ढंग की सोच। भागलपुर के दियारा क्षेत्र में ऐसी ऐसे हत्या के कांड हमने सुने, और ऐसे ट्रिपल इशूज पे हत्याकांड सुने कि जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते थे उस इलाके में, 2012-15 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, के बीच की। तो ये है, तो वो एक और ऐसे भी आक्रामकता थोड़ा सा एक खास किस्म का इसकी कहा जाता है, इसका गुण है। तो इन सब को मुकेश सहनी क्या अपने साथ ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं क्या? कोई ये इन्होंने जो शुरुआत ही बीजेपी के साथ, और अब अवसरवादी पॉलिटिक्स तो काशीराम जी की भी थी और वो उसको पुश करते थे, और उनका फेमस कोट भी है, आप बताएंगे। लेकिन इनका कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या, इसलिए अविश्वसनीयता इन पर बनी है? बिना इनके साथ जो समस्या ये है कि क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन के जरिए नहीं आए हैं, है ना, तो इनका कोर जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड वर्कर जो है शुरू में उस तरह से नहीं बना है, और इसीलिए इनको लेकर के लोगों की समझ भी जो है थोड़ी हल्की रही। देखिए, आमतौर पे जो है मुकेश सहनी जैसे जो राजनीतिक हैसियत में इनकी पिता की हत्या हो गई, है ना, तो उससे ये साबित होता है कि वहां बाकी किस तरह का इनका रसूख या किस तरह का एक्सेप्टेंस या किस तरह की चीजें। आमतौर पे देखिएगा कि अगर बहुत वो एक्सेप्टेंस या दबंग रहता है तो लोग इस तरह की चीजें कम होती है वो। और मुकेश सहनी, जैसे आपने जिक्र किया कि काशीराम ने कहा था कि जितनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा जो समाज का जो निचला तबका है जिसको अभी पावर चाहिए, उनको सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, उतने ज्यादा उनके लिए अवसर बनेंगे बार्गेन के, अवसर बनेंगे रिक्लेमेशन के। शुरू में जो बिल्कुल हाशिए की जो जातियां होती है उनको जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं
वो अपने आप को डेमोक्रेटिक साबित करने के लिए, अपने गिल्ट फील को दूर करने के लिए उनको एक हिस्सेदारी देते हैं, पर वो बिल्कुल प्रसाद की तरह होता है, वो उनको हक की तरह नहीं होता। अब ये जो जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेकनिंग होती है, एम्पावरमेंट होता है, तो वो जो प्रसाद से हक तक की जो लड़ाई होती है, उसमें कई पड़ाव और कई जो बहस, कई आलोचनाएं चलती है। देखिए, बीजेपी को जो निषाद समुदाय है या मुकेश साहनी जो है, वो एक प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए तो तौर पे उनको चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति अपने हक के दायरा का विस्तार करे, वो बिहार से यूपी में चले जाए मछुआरा समुदाय को, लोगों को संगठित करने के लिए, ताकि उसकी साख बढ़े, उसकी कैपेसिटी बढ़े। ये बीजेपी को महसूस है। बीजेपी आप वहां जाने को तो छोड़ दीजिए, 10 साल इनके पास समय मिला, इन्होंने पॉलिटिकली अपने को बहुत प्रूव नहीं किया है। एक बार 4 विधायक इनके आए, वो भी इनके साथ रह नहीं पाए, और ये खुद भी जीत नहीं पाए थे, तो वो इन्होंने, लेकिन अब अच्छा कहा यह जा रहा है कि इनको कभी भी मंत्री बनाया जा सकता है या राज्यसभा दिया, जो अभी रिसफलिंग की बात है इलेक्शन के पहले, तो इसलिए इन पे एक खास किस्म से डर। तो इनकी कमी ये रही कि जमीन को इन्होंने 10 सालों में जो मजबूत करना होता है, 14% की जो सीमेंटिंग करनी होती है, वो सीमेंटिंग इन्होंने नहीं की, तो बार्गेनिंग बढ़ेगा कहाँ से? 28% की सीमेंटिंग नहीं की है इन्होंने, जो इनका अपना है। आपने वो बिल्कुल सही दिशा में ये इशारा किया कि देखिए, चूंकि ये सामाजिक आंदोलनों के जरिए नहीं आए, ये एकेडमिशियन नहीं रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के बीच में नहीं उठे बैठे हैं, इनके पास उतना बड़ा कल्चरल कैपिटल नहीं है, तो इसीलिए ये जो इनको हासिल है वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से, ठीक है ना, और उसमें इनसे गलतियां हो रही है। ये जो लंबी रणनीति जो है, शायद ये इनकी ट्रेनिंग नहीं है, शायद ये देख नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए कई बार ये ठगे भी जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इनके 4 विधायक आए, उनको चले गए, ये खुद भी नहीं जीत पाए। तो ये जो एस्पिरेंट की जगह से क्लेमेंट की जगह तक आने का जो सफर है, उसके बीच में जो कौशल इनको सीखना है, कैसे बात करना है, क्या भाषण देना है, टिकट किनको देना है, कैंपेन कैसे करना है, इन सब में इनकी अभी लोग जो आ रहे हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी कौशल के साथ लेकर के आ रहे हैं। अभी इनके समाज को राजनीतिक कौशल से लैस करने की जो जिम्मेदारी है, इन्होंने अभी नहीं निभाई है। नहीं निभाई, बल्कि इनकी जो सबसे बड़ी कमी है इन सब तमाम नेताओं की, कि काशीराम जी से या बसपा से एक चीज तो ये लोग सीखते हैं, और वो सीखते हैं फंड मैकेनिज्म, क्योंकि बड़े पूंजीपति इन पार्टियों को कोई पैसा देने वाले नहीं है। बसपा भी इस लैकिंग से 5 साल जब सत्ता में रही तो उसकी बात अलग थी। ये पार्टियां पनपे ऐसी कोई कामना नहीं है बड़े पूंजीपतियों की या बड़े सवर्ण की, तो एक मैकेनिज्म बसपा ने बाद में बनाया, लेकिन पहले जमीन मजबूत की, राजनीति मजबूत की, काशीराम जी का साइकिल का पहिया चला, तब जाकर के चीजें होती हैं। ये इन लोगों ने नहीं सीखा, ये सिर्फ मैकेनिज्म जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, इसमें ठगे जाते हैं। आएंगे सर आपकी ओर, आप चुके हैं, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, कई बार कहा जाता है कि गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जब आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो आपका वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इन नेताओं के साथ एक दिक्कत है। काशीराम जी इनके आदर्श होने चाहिए थे, लेकिन शुरुआत के काशीराम जी ने काम किया, वो भी जरूर इनको जानना चाहिए था। कैसे सीमेंटिंग की, कैसे बहुजन बनाया, कैसे जातियों को बहुजन बनाया, कैसे अति पिछड़ा को, चमार को सेंटर में रख के अति पिछड़ा का एक जाल बनाया। कहाँ वो मैंने बड़े पैमाने पर वहां यादव जी संजीव जी, देखिए कि जब बारिश, दो चीजों से, जब बारिश होती है तो बारिश होने के लिए ये सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है कि वातावरण में नमी, ठीक है ना, उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो नमी कहाँ जमा होगी, उसके लिए कंडेंस कहाँ होगी, उसके लिए कोई सेंटर है कि नहीं है।
तो ये काम जो है धूल कण या कुछ गैसों के जो न्यूक्लियस वो करते हैं, अगर वो ना हो तो नमी होते हुए भी बारिश नहीं होती है। उसी तरह जब क्रिस्टलाइजेशन होता है वहां भी आपको एक न्यूक्लियस चाहिए होता है जिसके इर्द गिर्द चीजें जमा होगी और वो बने। तो वैसी जो है, चाहे आप चे गुवारा को ले लीजिए, चे गुवारा का भी जो था उनका था कि 20 लोगों की एक कोर कमिटेड टीम चाहिए, वहां से हम जो है पॉलिटिकल चेंज का बिल्कुल वो मैप बना सकते हैं। वो जो मारे गए थे बोलीविया में, वो उसी प्रयास में वो मारे गए। चलिए अब हम लोग अंतिम शॉट में बात करेंगे कि जो दिख रहा है और जो राजनीतिक यथार्थ जब 15-10 सितंबर से खुलना शुरू होगा तो क्या होगा। लेकिन एल.आर. भारती कह रहे हैं कि दल बदल के खिलाफ तो कानून है, भले ही बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन पलटी मारने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। वही वो 10 शेड्यूल तो है ना, लेकिन अब पलटी मारना बात संजीव जी, जब जो रोग जो बड़ा होगा ना, तो फिर वो कानून, अभी वो इतनी बड़ी समस्या नहीं बनी है कि उसके खिलाफ कानून, और सिर्फ कानून बनाने से चीजें नियंत्रित नहीं होती। अब क्यों कानून बने, इसमें क्यों कानून बनेगा जब चुनाव, वो तो आपका पॉलिटिकल ये है, चुनाव के पहले आप यदि पार्टी में उसमें सदन में नहीं है तो वो तो आपका चुनाव है, गठबंधन करें, इधर करें उधर करें, जो करें। संबिल जनता बताएगी उसको। संबिल आलम कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब देख रहा था, 678 लोग आज तक का चैनल देख रहे थे, वहां सब राहुल की जयकारा लगा रहे थे। संबिल आलम साहब, ये स्थिति यदि कांग्रेस की जमीन पे भी हो जाए, सभी बूथों पे उनके लोग आ जाएं, जयकारा लगाने वाले नहीं काम करने वाले, तब तो मजा आ जाए। एल.आर. भारती कह रहे हैं देश की पूरी राजनीति धर्म विचारधारा को तिलाने, सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, राइट विंग लेफ्ट विंग हिंदुत्व नहीं, विचारधारा पे एक राजनीति कर रहे हैं। जाति को ये करके खेल करके आरएसएस जो है अभी अपने खेल मूल गोल में लगा हुआ है। बाकी जो विचारधारा का मामला है, विनय जी जलेबी बनाकर अति पिछड़ा नेता को आपके मुंह से दलित निकल गया था, वो अति पिछड़ा है, मैंने उस वक्त टोका नहीं था। तो हमारे दर्शक थोड़ा सा भी बख्शते नहीं है वो, लेकिन ओम प्रकाश जी कम से कम गाली गलौज पे नहीं आते हैं, दूसरे लोग गाली गलौज पे अलखदेव प्रसाद आंचल कह रहे हैं कि मुकेश सहनी भले ही दलितों और पिछड़ों के हक की बातें करते हैं, परंतु भीतर का सच यह है कि मुकेश अपनी औकात से अधिक से अधिक, देखिए औकात तो इनको बनाना पड़ेगा अलखदेव सर, और ये बात हम लोग यही बात कर रहे हैं, इन्होंने औकात बनाई नहीं। 10-12 सालों में इनके पास बहुत समय था। अभिषेक झा एक एजेंडे से लगातार गालियां देने के चक्कर में लगे हुए हैं किसी न किसी को। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि निषाद राज गुहा प्रसिद्ध रामभा, ये सब बात है, ये हम लोग कल्चरल आइकॉन खोज रहे थे। ओम प्रकाश जी, हम सबरी को नहीं खोज रहे थे, हम जो है दीना भद्री को खोज रहे थे। मुसहरों के भी आइकॉन भाजपा वो सब करते रहती है। मुकेश, हम कह रहे थे कि इनके यहाँ वैसे आइकॉन जिन्होंने मुसहर समाज के लिए सामाजिक प्रेरणा के तौर पे अपने को खड़ा किया है, ऐसा इनके यहाँ नहीं है। मुकेश सहनी की समस्या भाजपा से गठबंधन ने इनका आदतन बर्बाद कर दिया। भाजपा के उम्मीदवार, इनकी विश्वसनीयता पर दाग लगा दिया, सत्ता की ये सब रहा है। संबिल साहब, नीम हकीम खतरे जान, आइए कुछ बूथ पे चले जाइए। आप किस बूथ पे काम करते हैं, आप किसको कह रहे हैं नीम हकीम खतरे जान? किसी बूथ पे कांग्रेस की मदद करिए, और यदि कुछ और बड़े आदमी हैं तो 10-20 बूथों पे मदद करवाइए लोगों को लेके। बहुत बुरा हाल है, जमीन से देखते हम लोग यार। एल.आर. भारती कह रहे हैं मुकेश सहनी को राजद में विलय करने और सामाजिक स्तर पर अधिक काम करना चाहिए। ये भारती जी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि ये अभी फेज है, इस फेज को आपको और हम सबको देखना पड़ेगा। ये तमाम नेता अलग अलग तरीके, क्योंकि अभी अति पिछड़ी जातियां संजीव जी इस रास्ते से और इस दावे के हिसाब से तो राजद को भी कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, सारा वो झंझट ही खत्म है। हाँ, फिर ऐसे हो जाएगा। पंजाब के बादल, हरियाणा के देवीलाल, चरण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह का इतिहास लो, ये सब बात मत करा करिए पटेल साहब। एक साथ सबको हाँक देते हैं, मायावती, मुलायम सिंह, राहुल गांधी जिंदाबाद करिए। कभी कभी मुझे भी आप ऐसे इरिटेट करने वाला कैसे आप
बात करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सेंसफुल बात करिए, सबको एक तराजू में तौल दे रहा है। काशीराम जी को तौल देंगे, मायावती को तौल देंगे, मुलायम सिंह को तौल देंगे। राजनीति में बस थोड़ा पढ़िए, कांग्रेस का ही इतिहास पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ थोड़ा नेहरू जी को ही पढ़िए, राहुल दिन भर मत करिए, वीडियो ज्यादा मत देखिए, कम कुछ दिन 25 दिनों का विश्राम ले लीजिए वीडियो से। देश के लोग संविधान खत्म, मौलिक अधिकार खत्म, वोट का अधिकार खत्म समझते नहीं है। खुलकर बताना होगा कि क्या उनका लुट जाएगा ये सब खत्म होने पर। इसलिए हाईली एजुकेटेड पॉलिटिकल जी, तो ये जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो बात सही है कि जो फेल्ट नीड होता है ना, वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है आइडियोलॉजी से। तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि जो आइडियोलॉजिकल जो धारा है उससे कहाँ आप पहुंचेंगे, क्या आपका जाएगा, जिसको वो ठोस टेंजिबल महसूस कर सके। नहीं, जैसे देखिए, अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक चली जाएगी। हम लोग जितने लोगों से बात करते हैं, दरअसल हमारे कुछ जो रेगुलर दर्शक हैं और जो आते हैं एजेंडे से, वो ये बात नहीं समझते कि हमारी जड़ें जो हैं वो लेफ्ट, कांग्रेस, प्रो लेफ्ट, प्रो कांग्रेस के लोगों के बीच होती है। और हम लोग जब फोन से बाहर बात करते हैं तो वहां से यथार्थ की कहानियां आती हैं। तो जो मंडल साहब कह रहे हैं वो थोड़ा यथार्थ के पास है, और यथार्थ ये है कि SIR जो है वो अभी जनता को उद्वेलित नहीं कर रही है। वो एक अलग ही वोट चोरी वगैरह चलता रहता है, उद्वेलन नहीं है। और जब तक उद्वेलन नहीं होगा, जो मंडल साहब कह रहे हैं। खैर, एक बात और है विनय सर, अब जो मुकेश सहनी का जो प्रॉब्लम और क्रिएट होने वाला है वो ये है कि तो इनको तो शेयरिंग चाहिए, क्योंकि पूरी राजनीति शेयरिंग की राजनीति है। वो कह भी रहे हैं हमारी लड़ाई हक और सम्मान की है, इसको अर्जित करने की कोई व्यवस्था देंगे। तो ये पूरी जो लड़ाई होगी, जिधर राहुल जी घूम रहे हैं उधर मुकेश सहनी की ताकत है और उधर ही कांग्रेस है। तो सीट बंटवारा टकराएगा। रियल जो टेबल पे जब यथार्थ आएगा तो वो संकट होगा। जी, यहीं पर वो जो है ना कि क्या राहुल गांधी मुकेश सहनी को को-ऑप्ट कर पाएंगे, या ये राष्ट्रीय स्तर पर तो वो उनको मान रहे हैं कि वहां उनकी दावेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री पर उनकी दावेदारी नहीं, PM पे उनकी दावेदारी नहीं, लेकिन उनके अपने समाज पर उनकी दावेदारी है। वहां पर वो राहुल गांधी की कितनी और किस तरह से एकोमोडेट कर पाएंगे, या राहुल गांधी उनको किस तरह से एकोमोडेट करके स्पेस देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तो ठीक है कि टकराहट होगी, उसमें मुकेश सहनी कितना समझ पाएंगे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे। उनकी समस्या ये है कि जिस तरह का रिसोर्सेस राहुल गांधी के पास है डायलॉग के समय, बार्गेन करते समय, उस तरह का संसाधन जो मुकेश सहनी के पास नहीं है। मुकेश सहनी को जिसको बोलते बार्गेनिंग की कला या उनकी कैपेसिटी या स्किल जो कह लीजिए, वो उस तरह की नहीं होगी जो दूसरे लोगों के पास। तो वहां इसीलिए बार बार जो है उनके पास में वॉकआउट करने या निगेटिव इमेज लेने का खतरा उनके पास में ज्यादा रहेगा। हाँ, ये बात तय है कि उनको ये बात पता है कि जैसे जैसे उनको कम सीटें मिलेगी वैसे वैसे उनका जो फ्यूचर जो है वो ब्लीक होगा। तो कहाँ उनका क्रिटिकल पॉइंट है, थ्रेशोल्ड है, ये उनको वर्कआउट करके समझना पड़ेगा कि किससे नीचे वो नहीं जाए और कहाँ तक जाने पर उनकी जो फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में बैलेंस रहेगा। ये मुकेश सहनी के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, उनको सीखना पड़ेगा। और उसमें देखिए उस पूरे उसमें संजीव जी देखिए क्या होता है ना, जैसे बड़ी कंपनियां जो है बड़ा नुकसान सह सकती है, वैसी बड़ी पार्टियां जो है 2-4 इलेक्शन नुकसान सह सकती है, फिर भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके पास में पॉलिटिकल कैपिटल रिसोर्स। बीजेपी के पास मुकेश सहनी को देने के लिए मंत्री पद है और राज्यसभा है और सीटें। कांग्रेस के पास और आरजेडी के पास मुकेश सहनी को देने के लिए सिर्फ सीटें हैं। यहां का तुला असंतुलन है। एक बात, बीजेपी यदि उनको मंत्री बनाती है और राज्यसभा देती है तो उनको एक अवसर मिलेगा
कि वो लंबे दौर तक समाज के बीच में जाकर के थोड़ा सा कुछ काम कर सके, यदि इरादा है तो। संजीव जी यहाँ पर ये उनको ये भी जो खतरा है जिसको उनको बैलेंस करने की जरूरत है, जो बीजेपी पहले ही कर चुकी है, कि उनको क्रेडिबिलिटी का डेंट का, कि वो स्विच ओवर करने के बाद भी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करके रखे, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके विधायक जीत जा रहे हैं, वो हार जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो अपना लीडरशिप और अपनी क्रेडिबिलिटी बचा पाएंगे तब वो इस तरह का बार्गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का वो नई कैपेसिटी जनरेट कर पाते हैं तो ये जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर रास्ता जो है राजद के साथ जाना है, क्योंकि तब और उसमें उनको बिना का तार वाला लचीलापन लाना होगा। कांग्रेस नेतृत्व भी मुझे लगता है इस बार 80 की मुकेश सहनी के लिए सीटें मजबूरी भी है उनको छोड़ना और छोड़ने वाली। मैं तो मुकेश सहनी को चुनाव तक कहीं जाते हुए नहीं देख रहा हूं, लेकिन यदि चले ही जाते हैं, क्योंकि रोज खबर बनाई जाती है, लेकिन यदि चले ही जाते हैं तो चले जाते हैं, अब क्या कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, देखिए वो जो अजीत जी ने जो उदाहरण दिया था ना खरे जी का, कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग डेड हो चुकी है, हम आप जो है ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट हैंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो हम जो आफ्टर इफेक्ट में जो है एनालाइज करते हैं। नहीं, उसकी वजह है सर, उसमें भी देखिए केवल पत्रकारों का जिम्मेवारी नहीं है, इसमें पत्रकार तो हैं, नेताओं की भी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, देखिए आप कुछ भी कितना भी आप मंगीलाल मंडल जी के साथ बैठ लीजिए, तय तो तेजस्वी को और लालू जी को करना है। आप बहुत से हद तो उनका एकदम कोर कोटरी जो है मनोज झा और संजय यादव हैं, हालांकि उनको भी उतनी भनक नहीं लगेगी। जो लालू जी कह देंगे, जो तेजस्वी के मन में आ जाएगा, वही कानून होगा। वही बात सपा के साथ लेकिन वही बात बड़ी पार्टियों के साथ लागू हो गई है आज की तारीख में। फिर भी वहां आरएसएस के दबाव के कारण वहां कुछ होता रहता है, लेकिन वहां तो कांग्रेस में भी वही चीजें हो गई हैं। तो इसके चलते पत्रकार बेचारा करे तो क्या करे। अब मुकेश सहनी के दिमाग में कब ये आएगा कि ठीक मंच से भाग जाएंगे महागठबंधन के, इसमें पत्रकार बेचारा कहां से लाएगा बताइए आप, किस सोर्स से लाएगा? वो बाबा वो बागेश्वर वो तो है नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो है नहीं हर पत्रकार। क्या हो गया है ना, जो आज के जो ओपन सोर्स जर्नलिज्म के जमाने में जो है ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जो इसको वेरीफाई करके चीजें वो ठीक एनालाइज कर पाए, कि उनको ये पता हो कि अभी इनसे मिले हैं, अभी इनसे ये मिले या यहाँ जा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। ये बात तो ठीक है कि फैसला उसमें भी आजकल पत्रकारों ने एक अलग खेल कर दिया है और उससे पत्रकारिता चमकती है। हमारे यहाँ तो एक बड़े पत्रकार हैं, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं बीमार था और उस वक्त यूपी का चुनाव था, तो मैं वो बड़ा सुनता था, जा के सुनता था उनको। अब मैं उनको देख करके वीडियो हटा देता हूँ, क्योंकि वो इतनी खबरें, झूठी खबरें, यहाँ से वहां सरकार योगी जी की गिर रही है, उसकी गिर रही है। उसमें योगी जी की सरकार गिरते हुए बड़ा अच्छा लगता था। तो अब तो सब कुछ इतना गड्ढम गड्ढ है, उसमें ऐसे ही चीजें जो है। अब पटेल साहब को बुरा लग गया होगा, अब तो हो सकता है चले भी गए हों, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो राहुल करते हुए बाबा साहब को गालियां देने लगते हैं। इनका बस चले, जैसे मोदी भक्तों का है कि मोदी माइनस भगवान राम भी गए, ऐसा मोदी भक्तों का है, वैसे राहुल भक्तों का हो गया। अब वो पटेल साहब हो सकता है चले गए हूं, हमने कह दिया कुछ पढ़िए, अपना कांग्रेस को ही पढ़िए। लेकिन ये संकट है, सबको एक तराजू पे तौलते हैं। मुकेश सहनी की तुलना राहुल गांधी से नहीं किया। मुकेश सहनी प्रथम जनरेशन नेता हैं, बिल्कुल, इस पर हम लोगों ने बात की है, उनकी ये भी है। प्रकाश जी कह रहे हैं थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, ये संकट है इस वक्त का। आपकी प्रशंसा कर रहे हैं प्रकाश सर, यू आर एनसाइक्लोपीडिया एंड विनय सर इज जीनियस। बिल्कुल, जनसुराज ओनली ऑप्शन फॉर बिहार। अब ये देखा जाएगा यार, रवि रंजन जी सीटें जीत के आते हैं, उसके बाद अभी टॉल वादों से तो चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं।